हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करेंगे बिग पुश थ्योरी के बारे में, जिसको कि हम हिंदी में बड़े धक्के का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बच्चों, बड़े धक्के का सिद्धांत कहता है कि एक अर्थव्यवस्था जो कि अल्प विकसित है, अर्ध विकसित है, वो आय के ऐसे निम्न स्तरीय जाल में फंसी हुई है और इस जाल को तोड़ने के लिए एक बड़े धक्के की आवश्यकता होती है। तो बड़े धक्के का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है रोजेस्टीन रोडान ने, और उनके अनुसार किसी भी जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें धीरे धीरे कोई विकासात्मक कार्य करने से कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि अगर आप चाहते हो विकास करना तो आपको एक बहुत ही बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। इस बड़े निवेश को ही उन्होंने बिग पुश कहा, यानी कि एक बड़ा धक्का कहा। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जिस तरीके से कार को अगर आप चलाना है, कोई कार बंद पड़ी हुई है, कार खराब है, अगर आपको उसको कार को चलाना है तो छोटे छोटे पुश करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक बड़े धक्के की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार अगर आप अर्थव्यवस्था में चाहते हो कि कोई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था विकास की रफ्तार पकड़े तो उसमें आपको एक बड़ी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता होगी। तो संक्षेप में बच्चों हमने आपको समझाया, यही बिग पुश थ्योरी है। तो बिग पुश थ्योरी को समझें उससे पहले इसकी कुछ मान्यताओं, एक बार उनकी मान्यताओं पर नजर डाल लेते हैं बच्चों, जिससे कि हमारा कंसेप्ट जो है वो ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो पहली मान्यता है कि स्थिर अवस्था है, स्थिर अर्थव्यवस्था की जड़ता को तोड़ने के लिए न्यूनतम प्रयास का बड़ा धक्का की आवश्यकता होती है। यानी कि छोटे मोटे प्रयास करने से किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था में विकास नहीं होगा, आपको एक बड़े धक्के की आवश्यकता होगी। बाह्य बस्तें बड़े धक्के से प्राप्त होती है। देखिए बाह्य बस्तें क्या होती है आपको पता होगा, एक आंतरिक बस्तें होती है, आंतरिक बस्तें जिसके लिए फर्म खुद प्रयास करती है, और एक होती है बाह्य बस्तें। देखिए बाह्य बस्तें क्या है, इंटरनेट का जब से विस्तार हुआ है तब से इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं वो मेरी ज्यादा होना बिकने शुरू हुई हैं। इसका ये मतलब नहीं है इसका फायदा केवल मुझे मिला है, पूरी अर्थव्यवस्था को मिला है। यानी कि जब किसी क्रिया का, जब किसी एक्टिविटी का, जब किसी व्यवहार का फायदा सभी लोगों को मिलता है, इसको बोलती है बाह्य बस्तें। तो जब मान लीजिए रोड बनेगी, कम्युनिकेशन बनेगी, सड़कें बनेंगी, पुल बनेगा, तो इसका फायदा किसी एक इंडिविजुअल को नहीं होगा बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को होगा, ऐसा उनका मानना था। इसके अलावा आधारित संरचना के विकास में सरकार पर्याप्त मात्रा में पूंजी की व्यवस्था कर सकती है। यानी कि उन्होंने माना कि पूंजी की कोई समस्या नहीं है, सरकार के पास इतनी व्यवस्था है पूंजी की कि वो जितने भी आधारित संरचना उसका विकास कर सकती है, ये उनकी मान्यता है। अर्थव्यवस्था में अभाज्यताएं, असंगत तथा अपूर्णता पाई जाती है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अभाज्यता पाई जाती है, असंगतताएं पाई जाती है और अपूर्णता पाई जाती है। इन सभी को तोड़ने की कोशिश करनी करेगी एक अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास के लिए संतुलित व्यूहरचना की आवश्यकता होती है। देखिए संतुलित व्यूहरचना की बात हम करें तो इससे पहले हम आपको ऑलरेडी संतुलित विकास के बारे में हम बता चुके हैं। संतुलित विकास की अवधारणा कहती है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाना चाहिए। यही बात ये कह रही है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो रोजेस्टीन रोडान है वो संतुलित विकास अवधारणा के समर्थक रहे हैं। इसके अलावा विकसित देशों में बाह्य मितव्ययता का अभाव पाया जाता है। तो बाह्य मितव्ययता का मतलब है कि एक व्यक्ति, एक का अगर क्षेत्र विकसित होगा तो दूसरा क्षेत्र भी विकसित होगा, इस तरीके का अभाव पाया जाता है। और इस अभाव को तोड़ने के लिए बड़े धक्के की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों बड़े धक्के का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि बड़े धक्के का क्या मतलब है, बड़े धक्के का मतलब है कि जितनी भी, जैसे मान लीजिए कोई अर्थविकसित देश है, अल्प विकसित देश है, वहां पे आर्थिक और सामाजिक संरचना का अभाव होता है। यानी कि ना वहां शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना ऊर्जा है, ना संचार है, ना परिवहन है, और जो किसी देश के विकास के लिए जरूरी है। अब अगर आप एक ऐसे देश के विकास की कल्पना कर कैसे सकते हो जहां पर ना संचार अच्छा हो, ना उद्योग, जहां पे ना सड़कें अच्छी हो, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यकता जो है ही। यानी कि बिना ऊर्जा के, बिना परिवहन के, बिना संचार के कोई देश विकास कर ही नहीं सकता। तो रोजेस्टीन रोडान का यह मानना था कि जो अल्प विकसित देश हैं, जो अर्ध विकसित देश हैं, वहां पर आधारित संरचना का अभाव होता है, और इस अभाव को दूर करने के साथ साथ, इस अभाव के साथ साथ जो निजी निवेश होता है उसमें प्रेरणा की कमी होती है। यानी कि निजी निवेश होता नहीं है। निजी निवेश क्यों नहीं होता, क्योंकि निजी निवेश को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको आधारित संरचना का विकास करना ही पड़ेगा। कोई भी निजी व्यक्ति ऐसे इलाके में अपनी कंपनी को या अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश नहीं करेगा जहां पर परिवहन अच्छा ना हो, रोड अच्छे ना हो, सड़कें अच्छी ना हो, बिजली अच्छी ना हो, या आप कह सकते हो सुरक्षा की भावना ना हो। तो ये सब चीजें की जरूरत होती है, और ये सब काम करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार की जरूरत की उन्होंने रोल को माना। आर्थिक एवं आधारित संरचना का निर्माण अर्थात
महामितव्ययताओं का निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, और इस बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश को ही उन्होंने बड़ा धक्का कहा। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो रजिस्ट्री रोडान का यह मानना था कि एक अर्थव्यवस्था जो जाल में फंसी हुई है, अगर आप चाहते हो कि उस जाल से वो निकले तो आपको आधारित संरचना का विकास करना पड़ेगा, और इस आधारित संरचना का विकास किसी एक जगह पे ना करके पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में करना पड़ेगा, क्योंकि जब सभी अर्थव्यवस्था का एक साथ विकास होगा तभी एक उद्योग जो है वो दूसरे उद्योग की मांग क्रिएट करेगा। तो उन्होंने बच्चों अविभाज्यताओं के बारे में डिस्कस किया, अविभाज्यता और बाह्य विनियोग के रूप। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं अविभाज्यता का क्या मतलब है। देखिए जैसे मान लीजिए एक पुल है या एक फ्लाईओवर है, वो अभाज्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक व्यक्ति को पुल से पहुंचाना है या दो व्यक्तियों को पुल से पहुंचाना है, आपको एक ही पुल बनाना पड़ेगा। यानी कि ऐसा है ना भाई बच्चों, अगर मान लीजिए जैसे टीवी है, टीवी को मैं एक वीडियो बनाऊं या 100 वीडियो बनाऊं या 1000 वीडियो बनाऊं, एक वीडियो के लिए भी मुझे उतनी कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी जितनी वीडियो के लिए 2000 वीडियो के लिए खर्च करनी पड़े। हालांकि आप ये कह सकते हो कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ सकती है, लागत की मात्रा, लेकिन जो हमारी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो निवेश है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके का अविभाज्य है। तो अर्धविकसित देशों में उत्पादन फलन में बहुत सी अवैधताएं पाई जाती है। यानी कि सामाजिक ऊपरी पूंजी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चों। सामाजिक ऊपरी पूंजी का क्या मतलब है कि जल व्यवस्था हो, संचार हो, परिवहन हो, ऊर्जा हो, बैंकिंग हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से बहुत जरूरी होती है किसी भी उत्पादन करने में। लेकिन क्योंकि अविकसित देश होता है वहां पर इन सभी चीजों का अभाव पाया जाता है, और इस अभाव को दूर करना ही देश का सबसे पहला उद्देश्य है। यानी कि उन्होंने ये बात कही कि सरकार को इस उत्पादन फलन की अविभाज्यताओं को के लिए एक बड़ी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी जो निवेश है इनकी आयु बहुत ऊंची होती है, बहुत लंबे समय में इसका निवेश करना होता है, और साथ ही साथ इनका आयात करना संभव नहीं है, इसलिए बड़े धक्के की आवश्यकता होती है। यानी कि एक देश को अगर विकास करना है तो अपनी कुल आय का 30 से 40 यानी कुल निवेश का 30 से 40% केवल और केवल सामाजिक आर्थिक संरचना के विकास पर ही खर्च करे, सामाजिक ऊपरी पे भी खर्च करे। ऐसा सुझाव जो रजिस्ट्री रोडान से मिलता है। दूसरा बच्चों मांग की अवैधता। देखिए मांग की अवैधताओं को मैं आपको एक डायग्राम से भी बता सकता हूं, मैं आपको एक डायग्राम अलग से बना देता हूं। देखिए सपोज कीजिए एक उद्योग है, और मैं यहां पे सिंपल तरीके से आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा। ये उसका एमआर है और ये उसका एआर है। अब हम मान रहे हैं कि जो फर्म है वो ये उसका एमसी है, यानी कि इतना उत्पादन कर रही है, और ये मान लीजिए वो लॉस कमा रही है। हमने एग्जांपल के लिए मान लिया कि वो लॉस कमा रही है, यानी कि ये स्थिति जो है वो लॉस की है पूरी की पूरी, ये सारा का सारा लॉस है। अब लॉस जो है वो फर्मों को नए निवेश को प्रेरित नहीं करता, और सरकार चाहती है कि नया निवेश प्रेरित हो। इसके लिए जरूरी है कि मांग की अबाध्यता पैदा हो। इसका मतलब है कि सभी उद्योगों को एक साथ विकास किया जाए। विकास किसके साथ किया जाए? एक साथ। यानी कि सभी उद्योगों में मांग बढ़े, ताकि जूते उद्योग की भाई केवल आप जूते उद्योग में निवेश कर दोगे तो जूता पहन के तो लोग दुनिया काटेंगे नहीं। आपको चप्पल भी चाहिए, आपको टीवी भी चाहिए, आपको फ्रिज भी चाहिए, आपको एसी भी चाहिए, आपको बहुत सारी और भी चीजें चाहिए। तो उनका यह मानना था कि सभी चीजों में एक साथ निवेश करो। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका जो ओवरऑल मांग का स्तर है, देखिए ये बदल जाएगा। ये मान लीजिए हमारा हो गया एमआर 0 और ये हो गया हमारा एआर। यानी कि अब आप देखिए यहां पे आप थोड़ा सा इसको और ऊपर बना लेते, तो ये हमारा संतुलन हो गया। इसका मतलब अब जाके हमारा जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल हो गया। ये थोड़ा टच यहां पे करेगा, यानी कि इस स्थिति में अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। आप चाहो तो इसको डायग्राम को नीचे दिखा के आप प्रॉफिट भी दिखा सकते हो। यानी कि कहने का सिंपल मतलब यह है कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में मांग बढ़ेगी, सभी उद्योगों में मांग बढ़ेगी, जिससे कि एक उद्योग जो है वो दूसरे उद्योग के लिए पूरक का काम करेगा। और ओवरऑल जैसे मान लीजिए अगर कार उद्योग का विकास होता है तो कार के साथ साथ स्टील या आप कह सकते हो प्लास्टिक, यानी कि सभी का एक साथ सुधार होगा। तो एक उद्योग में आपको विकास निवेश ना करके सभी उद्योगों में निवेश करने की बात उन्होंने सुझाई है बच्चों, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की। इसके अलावा विनियोग की पूर्ति की अविभाज्यताएं। देखिए अल्पविकसित देशों में आय का स्तर निम्न होता है,
आय का स्तर निम्न होने की वजह से बचत निम्न होती है, बचत निम्न होने की वजह से जो निवेश है वो निम्न होता है। इसके लिए, क्योंकि जब तक निवेश निम्न रहेगा तब तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे कैसे, इसी के लिए उन्होंने कहा कि कई उद्योगों में एक साथ निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे कि आय का स्तर बढ़े, आय का स्तर बढ़ने से बचत का स्तर बढ़े, बचत का स्तर बढ़ने से निजी निवेश का स्तर बढ़े। यानी कि उन्होंने बताया कि देखिए उत्पादन नहीं हो रहा है, पूर्ति नहीं बढ़ पा रही है, वस्तु बनी नहीं रही है, इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि निजी लोगों के पास पैसा ही नहीं निवेश करने के लिए। इसलिए एक साथ बड़ा निवेश करना चाहिए ताकि लोगों की आय का स्तर बढ़े, आय का स्तर बढ़ेगा तो निवेश करेंगे, निवेश करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। तो ये उन्होंने दिया। इसके अलावा उन्होंने मनोवैज्ञानिक अविभाज्यताओं के बारे में बात की, यानी कि उन्होंने बताया कि किसी भी देश को विकास करने के लिए वहां पे अनुकूल वातावरण होना चाहिए। बच्चों देखिए, युद्ध की स्थिति में कैसे विकास करोगे, अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता है तो कैसा विकास करोगे। देश में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, युद्ध की स्थिति नहीं होना चाहिए, सामाजिक ढांचा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि केवल तकनीक के दम पे आप विकास नहीं कर सकते हो, केवल आप पूंजी के दम पे विकास नहीं कर सकते हो, मनोवैज्ञानिक स्थिति भी तो आपके विकास करने लायक होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने समझाया। यानी कि आप याद रखिएगा, उन्होंने 4 अविभाज्यताओं के बारे में डिस्कस किया। ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे पहला उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं, दूसरा है मांग की अविभाज्यता, तीसरा है विनियोग की पूर्ति की अविभाज्यता, और चौथा है मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता। यानी इन 4 के बेस पर उन्होंने बताया कि किसी भी देश को अगर आपको विकास करना है तो आपको उसमें बड़ा ही धक्का मारना पड़ेगा, बिग पुश करना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था का विकास हो पाएगा बच्चों। तो ये सारा का सारा टॉपिक है। हालांकि कई अर्थशास्त्री इसकी आलोचना भी करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि पूंजी का अभाव है, यानी कि इस सिद्धांत में यह माना गया है कि अर्धविकसित देश अगर एक साथ सभी उद्योगों में निवेश करते हैं तो वहां पर विकास संभव है, लेकिन बच्चों समस्या ही उनकी पूंजी का अभाव है। दूसरा, ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते बच्चों इस तरीके के जिसमें इस देश ने, किसी भी एक अर्धविकसित देश ने एक साथ सभी उद्योगों में निवेश करके पाया हो। इसके अलावा इसमें कृषि क्षेत्र की अवहेलना की गई है। विदेशी सहायता से भी लोग विकास करते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई। इसके अलावा अगर आप बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने के लिए अगर आप नए नोट छापते हो तो देश में अब स्फीतिकारी दशाएं पैदा हो जाएंगी, जिसके बारे में इसमें पूरे सिद्धांत में बात नहीं की। और कई सारी एडमिनिस्ट्रेशन कठिनाई है जिसकी वजह से एक देश की सरकार सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश नहीं कर सकती। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।